सीटेट बाल विकास के महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा उसी वीडियो सीरीज में तीसरा प्रैक्टिस सेट है। दो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। सीडीपी के वो महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में एज इट इज आपको हर बार देखने को मिलते हैं, वो सवाल हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है हमारा यहाँ पर, हाँ, पहला सवाल है यहाँ पर, प्रतिभावान बच्चे यानी कि गिफ्टेड स्टूडेंट कैसे होते हैं। तो पहला ऑप्शन है जानकारी को जल्दी तरीके से अवशोषित करते हैं, यानी कि जल्दी तरीके से सीखते हैं, जल्दी और सही तरीके से सीखते हैं। अगला हमारा है, दूसरा है ऑप्शन, आसान प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सरल कार्य चुनते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन, मूल बातों की समझ नहीं रखते हैं। तो आपको बताना है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कैसे होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। तो हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर कहा गया विद्यार्थियों को सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा, उत्साहित करना चाहिए। दूसरा है अनदेखा कर देना चाहिए। या फिर दंडित करना चाहिए। या फिर अवरुद्ध करना चाहिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा पहला वाला, यानी कि प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर कहा गया नए कॉन्सेप्ट सिखाते समय किससे बचना चाहिए। जो नए कॉन्सेप्ट हैं उनको सिखाते समय किस बात से बचना चाहिए। सामान्य गुण खोजना चाहिए, या फिर गैर उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, या फिर समस्याओं पर लागू करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, बोर्ड से बिना समझे नकल करने को कहना चाहिए। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो देखिए, नए कॉन्सेप्ट सिखाते समय किस बात से बचना चाहिए। तो नकल करने से तो हम नहीं कहेंगे ना, नेगेटिव वर्ड है, यानी यही वाला हमारा सही हो जाएगा। हमसे यही पूछा गया था किस बात से बचना चाहिए, तो नकल करने से बचना चाहिए। तो डी वाला बिल्कुल सही। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर कहा गया विद्यार्थियों की विफलताओं को कैसे कम किया जा सकता है। आपको बताना है कि विद्यार्थियों की विफलताओं को कैसे कम करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, सामाजिक संदर्भ से जुड़े पाठ्यक्रम के द्वारा। या फिर अत्यधिक चुनौतियाँ दे करके। या फिर संदर्भहीन पाठ्यक्रम के द्वारा। या अमूर्त से सरल की ओर बढ़कर। तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो सही हो जाएगा हमारा, सामाजिक संदर्भ से जुड़े पाठ्यक्रम के द्वारा। ऐसे विफलताओं को हम लोग कम करेंगे बच्चों की। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर कहा गया सार्थक सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। सार्थक सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। दूसरा हो जाएगा बच्चों के विचार और अनुभव को जगा देना। या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, टुकड़ों में जानकारी देना। या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा है, दे संदर्भित उदाहरण, मतलब संदर्भित उदाहरण देना। तो आपको बताना है इनमें से इसका सही आंसर कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है बच्चों के विचार और अनुभव को जगा देना। ये क्या करता है, सार्थक सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों को भी आइडियाज़ को रिस्पेक्ट देना, ठीक है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर कहा गया नया कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय किससे बचना चाहिए। तो सामान्य गुण खोजने को कहना, गैर उदाहरण देना, या फिर पहले जटिल और फिर सरल पढ़ाना, या फिर पिछले ज्ञान से जोड़ना। तो आपको बताना है नया कॉन्सेप्ट जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते तो हमें किस बात से बचना चाहिए। तो पहले जटिल और फिर सरल, यानी कि पहले टफ नहीं पढ़ाएंगे, पहले इजी पढ़ाएंगे, फिर जो है टफ की ओर जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर कहा गया छात्र विचार कर रहा है कि किन संकेतों ने उसकी मदद की। वह क्या विकसित कर रहा है, मतलब बच्चा ये बात को सोच रहा है कि किस बातों से वो इस यहाँ मतलब इस आंसर तक पहुँचा, यानी कौन कौन सी चीज़ों ने, कौन कौन से संकेतों ने उसकी यहाँ तक मदद की है। तो पहला ऑप्शन है विलंबित नकल ने, या आत्म केंद्रीकरण ने, या फिर अतिसंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन ने, या फिर अति अचित। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मेटाकॉग्निशन बिल्कुल सही, यानी कि थर्ड वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर कहा गया लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण संदेश को क्या कहते हैं। जब हम लोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और उसमें स्टेज बाय स्टेज चलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहेंगे, या फिर स्वतः शोध प्रणाली कहेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा, साधन लक्ष्य विश्लेषण कहेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, स्मृति सहायक विधि कहेंगे। तो बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे उसको एल्गोरिदम, कलन विधि कहेंगे। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण संदेश को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एल्गोरिदम। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 9। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दें, चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट का सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस भी इस चैनल पे पड़ी हुई हैं, जैसे कि आपकी सीडीपी की थ्योरी की क्लास है, सीडीपी के 120 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने कवर किया है एक ही वीडियो में, और ईवीएस के 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सीटेट एग्जाम अगर आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन नहीं करे हैं तो निकलना बहुत मुश्किल है। यानी कि सीटेट एग्जाम को पास करने के लिए आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पर कमांड होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे अब। हाँ, प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है छात्रों की भर्तियाँ क्या बतलाती हैं। छात्रों की भर्तियाँ क्या बतलाती हैं। पहला हमारा है तरकीन सोच को,
भर्तियाँ नहीं भ्रांतियाँ। छात्रों की भ्रांतियाँ क्या बतलाती हैं? तो पहला हमारा है तर्कहीन सोच को, दूसरा है उच्च क्षमता को या फिर अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ को, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा तांत्रिक संबंधी विकार को। तो आपको बताना है कि छात्रों की भ्रांतियाँ हैं, उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्या दर्शाती हैं? तो वो अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ को बतलाती हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 10, यहाँ पर कहा गया है छात्रों में अगला हमारा छात्रों में गर्व यानी कि प्राइड का कारण क्या बन सकता है? पहला ऑप्शन है हमारा असफलता का कारण स्वयं को मानना, या फिर असफलता का कारण दूसरे को मानना, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सफलता का कारण स्वयं को मानना, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सफलता का कारण भाग्य को मानना। आपको बताना है कि छात्रों में गर्व यानी कि प्राइड का कारण क्या बन सकता है? तो ये क्या बन जाएगा? सफलता का कारण स्वयं को मानना। जब बच्चा अपने आप को मतलब मानेगा कि मैंने इसको किया और कर दिखाया मैंने ये सब चीज़ें, तो क्या हो जाएगा? एक प्राइड की भावना उसके अंदर आएगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है आंतरिक प्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा समझ बनाने के लिए पढ़ाई करना, या फिर दंड से बचने के लिए पढ़ना, या प्रथम आने के लिए पढ़ना, या फिर प्रशंसा के लिए पढ़ना। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही जो हैं एक ये डर का भाव पैदा कर रहा है प्रथम आने, यानी कि एक लालसा है कि उसको प्रथम आना है, एक रेस में जाना है उसको, एक प्रशंसा का भाव है। तो ये तीनों ही इंटरनल मोटिवेशन है, ये क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि समझ बनाने के लिए पढ़ाई को करना। अगला हमारा प्रश्न नंबर 12, यहाँ पर कहा गया एक बच्चा 11 महीने में तथा दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है, इसका कारण क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन हमारा विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है, या फिर विकास रुक रुक कर होता है, या फिर आनुवांशिक का कोई प्रभाव नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पर्यावरण ही सब कुछ है। पर्यावरण ही सब कुछ है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, विकास जो है भिन्न भिन्न दरों पर होता है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 13, यहाँ पर कहा गया विकास किस पर निर्भर करता है? विकास किस बात पर निर्भर करता है बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा केवल आनुवांशिक बनावट पर, या फिर केवल भौतिक पर्यावरण पर, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आनुवांशिकता पर, भौतिक पर्यावरण पर और सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर। तो बताना है आपको विकास यानी कि किस पर निर्भर करेगा? तो विकास निर्भर करेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आनुवांशिकता पर, हेरिडिटी पर, एनवायरनमेंट पर और सोशो कल्चरल स्ट्रक्चर पर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आनुवांशिकता, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 14, यहाँ पर कहा गया किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल यानी कि सिंबॉलिक प्ले बढ़ता है? पहला ऑप्शन है हमारा शैशवावस्था, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा किशोरावस्था। तो आपको बताना है कि सिंबॉलिक प्ले कब बढ़ता है, किस स्टेज में बढ़ता है? तो सिंबॉलिक स्टेज जो है हमारा प्रारंभिक स्टेज यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बढ़ता है। अगला हमारा है प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है? प्राथमिक सामाजिकरण जो प्राइमरी सोशलाइजेशन की वो संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, कौन सी है? तो पहला हमारा है परिवार है, दूसरा मीडिया है, या किताबें हैं, या आपको बताना है चौथा वाला धार्मिक संस्थान है। बताइए इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो सही हो जाएगा हमारा परिवार। सबसे पहले कौन सी होती है? तो परिवार होती है। बच्चा परिवार में ही सारी बातों को सीखना शुरू कर देता है, कैसा परिवार में सब लोग रिएक्ट कर रहे हैं वैसी बातों को वो सीखना शुरू कर देता है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 16, यहाँ पर कहा गया बच्ची गिलास और चौड़े बर्तन में पानी की समान मात्रा नहीं समझ पाती, इसका कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रतिवर्त सोच का अभाव, दूसरा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का अभाव, तीसरा है प्रतीकों का उपयोग न कर पाना, या फिर चौथा है नकल न कर पाना। आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो सही आंसर होगा इसका प्रतिवर्त सोच का अभाव। बच्ची जो है गिलास और चौड़े बर्तन में पानी की समान मात्रा नहीं समझ पाती, इसका कारण क्या है? तो वो प्रतिवर्त सोच का अभाव है उसके पास। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 17, यहाँ पर कहा गया वेगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा इनाम के द्वारा होता है, स्कीमा के द्वारा होता है जो कि दिमाग में बनता है हमारा, या फिर सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा होता है, या फिर संज्ञानात्मक द्वंद्व के द्वारा। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा इसका सही होगा। वेगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव क्यों होता है? तो ये होता है सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 18, यहाँ पर कहा गया वेगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? भाषा निभाती है, परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी निभाती है, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर अनुकूलन। तो बताना है आपको वेगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे भाषा का। वेगोस्की के अनुसार किसका होता है? भाषा का। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 19, यहाँ पर कहा गया समूह में चर्चा और शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, प्रोग्रेसिव क्लास की, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा यानी कि टेक्स्ट बुक सेंटर्ड क्लासरूम की है, या फिर व्यवहारवादी है,
या शिक्षा केंद्रित यानी कि टीचर सेंटर्ड है। तो बताना है आपको समूह में चर्चा, जब हम लोग समूह में चर्चा करेंगे, शिक्षक और छात्र का संबंध होगा, मतलब वो लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, तो कैसा होगा ये, तो सभी को पता होगा ये प्रोग्रेसिव होगा। जब बच्चा अपनी समस्याओं को अपने टीचर को बताएगा तभी तो प्रोग्रेस करेगा वो, तभी तो बातों को समझेगा वो, तो यानी हमारा प्रगतिशील शिक्षा होगी, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 20। यहाँ पर कहा गया है बाल केंद्रित कक्षा में विद्यार्थी, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मतलब क्लासरूम होता है, उसमें विद्यार्थी कैसा होता है, निष्क्रिय होते हैं, या फिर ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, या फिर कोरी पट्टी होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा केवल अनुकरण करते हैं। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो बच्चे क्या होते हैं, अगर भाई चाइल्ड सेंटर्ड है तो वहाँ पर बच्चे क्या होंगे, सक्रिय होंगे, यानी कि ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और एक कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और ऐसी कितनी वीडियो हम लोग और लाएं आगे। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 21। यहाँ पर कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति स्वयं चुने हुए नए सिद्धांतों पर तर्क करता है। पहला ऑप्शन है हमारा अच्छा लड़की या अच्छा लड़का, मतलब पहला वाला अच्छा लड़का अच्छी लड़की। दूसरा ऑप्शन है हमारा सामाजिक अनुबंधन या फिर सामाजिक व्यवस्था, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो बताना है आपको कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों पर तर्क करता है। जो स्वयं चुने हुए है उस पर तर्क करेगा, तो ये कौन सा होगा, ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होता है। कौन सा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 22। यहाँ पर कहा गया दूसरों की मंशाओं और भावनाओं को समझने की क्षमता किस बुद्धि की विशेषता है। दूसरों की मंशाओं मतलब दूसरे के इंटेंशन को, दूसरे के इमोशंस को समझने की जो कैपेबिलिटी होती है, यानी कि जो बुद्धि होती है, वो कैसी बुद्धि होती है, अंतर्व्यस्त बुद्धि होती है, या फिर अंतः व्यक्तित्व बुद्धि होती है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होती है, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है, या फिर स्थानिक बुद्धि होती है। जब हम दूसरों की भावनाओं, दूसरों के इंटेंशन को समझ पाते हैं तो वो हमारी बुद्धि होती है अंतर्व्यक्त बुद्धि। तो ये हमारा था सारे 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, मतलब इससे पहले कि हमने 2 वीडियो और कवर करी हैं उसमें भी हमने 30 MCQ कवर करे हैं। अगर आपने ना देखा तो जाकर के तुरंत देखिए, और यहाँ पर हमने इसमें 22 सवाल ही रखे हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं।